इसी चैप्टर यानी रासायनिक आबंधन 2 का अगला टॉपिक जिसका नाम है त्रिज्या अनुपात। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टलों का निर्माण धनायन और ऋणायन से मिलकर होता है ना। धनायन और ऋणायन दोनों मिलकर बनाते हैं आयनिक क्रिस्टल। तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात बराबर हुआ आपका धनायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या। या इसी को लिखा जा सकता है R प्लस बटा R माइनस। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या ही हमको ये बताती है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन कितने ऋणायनों से घिरेगा या कोई ऋणायन कितने धनायनों से घिरेगा। ठीक है ना। तो एक और चीज जान लीजिए इसी में, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? समन्वय संख्या। किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन कितने ऋणायनों से घिरता है, यह उस धनायन की समन्वय संख्या है। और कोई ऋणायन कितने धनायनों से घिरा होता है, यह उस ऋणायन की समन्वय संख्या है। ठीक है ना। अब कोई आयन कितने से घिरेगा, ये किस किस बात पे निर्भर करता है? ये दो बातों पे निर्भर करता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल और दूसरा आकार। तो पहले आकर्षण और प्रतिकर्षण को ले लेते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर ज्यादा से ज्यादा ऋणायनों को आकर्षित करने का प्रयास करता है। ठीक ऐसा ही प्रत्येक ऋणायन भी करता है। अब जब एक धनायन के चारों ओर ऋणायन नजदीक आना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे ये इसके नजदीक आएंगे, ये आपस में भी क्या होते हैं? नजदीक आते हैं। और जब ये आपस में नजदीक आएंगे तो आकर्षण बल बढ़ने के साथ साथ इनके बीच, ऋणायनों के बीच का प्रतिकर्षण भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि आकर्षण बल का मान तो ज्यादा रहे, प्रतिकर्षण बल कम से कम रहे। इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। और दूसरा है आकार। आकार का लेना देना है त्रिज्या। हम ये मान के चलते हैं कि आयन गोलाकार होते हैं, और जब आयन गोलाकार होंगे तो स्वाभाविक तौर पे इनके आकार को हम किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या से। क्योंकि जो गोल है, गोलाकार, इसके आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। r यानी त्रिज्या। तो r जितना बड़ा होगा, त्रिज्या जितनी बड़ी होगी, किसी भी आयन का आकार उतना बड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये आकार किस तरह से आयनों की संख्या को, यानी कि धनायन के चारों ओर घिरे ऋणायनों की संख्या को प्रभावित करता है। तो इसमें बहुत सरल तरीके से बताया है, अच्छा बताया है। पहला, ऋणायन का आकार स्थिर रखते हुए अगर हम धनायन के आकार को कम करें, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ऋणायन का आकार सेम है, इसके बीच में ये धनायन है। तो अभी हमारा धनायन 4 ऋणायनों को छू रहा है। अब हम ऋणायन तो इतना ही बड़ा रहने देंगे, लेकिन धनायन को छोटा कर देते हैं। जब धनायन को आप छोटा कर देंगे, यानी इतना, तो इसको घेरे रखने वाले ऋणायनों की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि अब चौथे आयन के लिए उतनी जगह नहीं बची हुई है। तो जैसे जैसे धनायन का आकार घटेगा, उसके चारों ओर उपस्थित ऋणायनों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। दूसरा,
अगर हम धनायन का आकार स्थिर रखते हैं और ऋणायन के आकार को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो देखिए धनायन हमारा इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा है। अब अगर हम यहां धनायन के आकार को ज्यों का त्यों रखें और ऋणायन के आकार को थोड़ा क्या कर दें, बड़ा कर दें। धनायन हमारा इतना बड़ा ही है, देखो सेम साइज है, लेकिन ऋणायन के आकार को मैं बड़ा कर देता हूं। ये लो, ऋणायन का आकार बड़ा हो गया। तो अभी भी क्या होगा, आप देखो चौथे आयन के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के आकार का अनुपात ये दर्शाता है कि कोई धनायन कितने ऋणायन से घिरेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात हमको धनायन की समन्वय संख्या जानने में मदद करता है। तो यहां ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या त्रिज्या अनुपात होने पे कितने धनायन या कितने ऋणायन से घिरेगा। त्रिज्या अनुपात, समन्वय संख्या, रिक्ति का प्रकार, रिक्ति की संरचना लिख सकते हैं हम, या केवल संरचना भी ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। अगर 0.155 से 0.225 यानी कि धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या के लगभग 1/4 या 1/4 से कम है, तब वो सिर्फ 3 से घिर सकता है, 3 से ज्यादा से नहीं घिर सकता। और रिक्ति की संरचना को हम त्रिकोणीय नाम देंगे। थोड़ा बड़ा करते हैं, 0.225 से 0.414। अगर धनायन का आकार ऋणायन की त्रिज्या से 1/4 से तो बड़ा है, लेकिन आधे से काफी कम है, तो इस तरीके से ये केवल 4 से घिरेगा और इसकी संरचना को हम नाम देंगे चतुष्फलकीय। अगर थोड़ा और ज्यादा हो जाए, 414 से 0.732 हो जाए, तो अब ये 6 से घिर सकता है और ये संरचना कहलाएगी अष्टफलकीय। 0.732 से अगर 1.00 हो, यानी कि अब धनायन की त्रिज्या का आकार ऋणायन से जरा सा ही छोटा है, लगभग बराबर है, थोड़ा छोटा है, तो वो 8 से घिरेगा और इस प्रकार की रिक्ति आपको घनीय रिक्ति कहलाएगी। याद कीजिए कि घनीय रिक्ति आपको देखने को मिली थी किसमें, सीजियम क्लोराइड में। अष्टफल की रिक्ति आपको देखने को मिली थी सोडियम क्लोराइड में। चतुष्फल की रिक्ति आपने देखी थी जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड में। और त्रिकोणीय रिक्ति आपको मिलेगी B2O3 बोरॉन ट्राई ऑक्साइड में। तो इस तरीके से हम त्रिज्या के अनुपातों के आधार पर यह बता सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में धनायन की या ऋणायन की समन्वय संख्या कितनी है, यानी वो कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरे हुए हैं। यही क्या है, त्रिज्या अनुपात का नियम भी कहलाता है। अब इस नियम की कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? पहली बात, आयनिक त्रिज्या का निर्धारण। अब होता यह है कि इस समन्वय संख्या के आधार पे हम सही मायने में आयनिक त्रिज्या का मान नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? मान लीजिए समन्वय संख्या 6 है, समन्वय संख्या 6 है, तो अनुपात 0.414 से लेके 0.732 के बीच कुछ भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि वो 0.414 ही हो,
0.52 भी हो सकता है, 0.61 भी हो सकता है, 0.70 भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट मान निकाल पाना संभव नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरा, आयनों का व्यवहार। अब देखो यहां लिखा हुआ है, धनायन की प्रभावी त्रिज्या ऋणायनों से प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप त्रिज्या अनुपात परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए सिल्वर फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड दोनों सोडियम क्लोराइड के प्रकार के क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। यदि मान लें कि F- का आकार स्थिर है, तो सिल्वर धनायन का साइज सोडियम धनायन से बड़ा होता है। इसके विपरीत सिल्वर क्लोराइड व NaCl में Cl- के स्थिर साइज के लिए धनायनों का साइज विपरीत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके आधार पे सही सही तरीके से किसी भी आयनों के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता। समझा जा सकता है पर बहुत अच्छी तरह नहीं। इसके अलावा इस सिद्धांत में यह माना गया कि आयन गोलाकार होते हैं, पर ये आयन तभी गोलाकार होंगे जब ये सममित होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा केवल तभी ठीक होगा जब उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले, यानी कि Na+ है, कैल्शियम+2 है, पोटेशियम प्लस है, उनके लिए ठीक है। पर संक्रमण धातु आयनों के बारे में अगर हम बात करें तो इनका आकार एकदम गोल मानना सही नहीं होगा। बंध की प्रकृति ये सब जाने दो। तो इसका कुल मिला के मतलब यह है कि आपसे अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, त्रिज्या अनुपात क्या है, इसकी सहायता से किसी आयन की समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है जालक दोष। जालक दोष या इसी को क्रिस्टल डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि किसी क्रिस्टल में उसके आयन नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी बढ़िया तरीके से व्यवस्थित होते हैं, पर ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है ना। क्रिस्टल जब बन रहा होता है तो तापमान में जरा भी परिवर्तन, दाब में जरा भी परिवर्तन या बाहर की अशुद्धियों के प्रवेश करने से इनकी व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है। इसको हम क्रिस्टल दोष या जालक दोष के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है, हमको जो पढ़ना है वो है बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि। यदि जालक में आयनों या उसके अवयवी परमाणुओं की व्यवस्था में कोई दोष है कि एक परमाणु की जगह कोई दूसरा आ गया है, या वो हट गया है, एक आध गायब हो गया है, थोड़ा सा परिवर्तन है जिसका असर सिर्फ एक आयन या दो आयन की स्थिति तक सीमित है, तो उसको हम कहेंगे बिंदु त्रुटि। यानी फिर से बता दूं कि किसी क्रिस्टल में अवयवी परमाणुओं या आयनों की व्यवस्था, नियमित व्यवस्था में त्रुटि आने से या अनियमितता आने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं बिंदु त्रुटियां। अब बिंदु त्रुटियों के कई प्रकार हैं, है ना। रस समीकरण मिति त्रुटि, अरस समीकरण मिति त्रुटि, अशुद्धता की त्रुटि, हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हमारी पहली महत्वपूर्ण त्रुटि जो आपसे पूछी जाती है वो है शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है, तो हम एक संरचना देखते हैं। मैं एक क्रिस्टल का व्यवस्था को यहां दर्शा रहा हूं, क्रिस्टल की व्यवस्था को। ए बी, A+B-, 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 A+B-,
अगर व्यवस्था इस तरीके की है तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है ना। पर शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है, एक धनायन और एक ऋणायन का जोड़ा क्रिस्टल जालक के अंदर नहीं पाया जाता, या हम ये कहें कि ये जालक के भीतर अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की त्रुटि जिसमें जालक के भीतर से धनायन और ऋणायन का जोड़ा, एक जोड़ा या एक से अधिक जोड़ा क्या हो, गायब हो, अनुपस्थित हो, उसको हम कहेंगे शॉर्ट की त्रुटि। अब शॉर्ट की त्रुटि से क्या हुआ, अंदर से कुछ चीज गायब हो गई, तो इसकी वजह से घनत्व में कमी आती है, जालक के घनत्व में कमी आती है। नंबर 2, तापमान बढ़ाने पर अगल बगल के आयनों को जगह मिल गई गति करने की, तो तापमान बढ़ाने पर और ज्यादा आयन बाहर निकल जाएंगे, यानी ताप बढ़ाने पर शॉर्ट की त्रुटियों की संख्या भी बढ़ती है। अगली बात जो है, ये किस तरह के आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिनमें धनायन के आकार की तुलना में ऋणायन का आकार काफी बड़ा होता है, या हम ये कहें कि धनायन और ऋणायन के आकार में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये उनमें पाया जाता है, यानी धनायन की समन्वय संख्या उच्च होती है, धनायन की समन्वय संख्या उच्च होती है। अब ऐसा किसमें होता है, तो आप नोटिस करें कि जितने क्षार धातुओं के हैलाइड हैं, NaCl, NaBr, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इन सब में यह त्रुटि पाई जा सकती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस प्रकार की त्रुटि में जालक के भीतर से धनायनों और ऋणायनों का एक जोड़ा बाहर निकल जाता है या अनुपस्थित होता है। इसके कारण जालक के कुल द्रव्यमान में यानी कि घनत्व में कमी आती है। तापमान बढ़ाने पर अधिक आयन बाहर निकल जाते हैं, जिससे शॉर्ट की त्रुटियों की संख्या बढ़ जाती है। ये त्रुटि ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जहां धनायन और ऋणायन के आकार में ज्यादा अंतर नहीं होता, अर्थात धनायन की समन्वय संख्या ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड आदि। ठीक है, हम अगली त्रुटि की ओर चलते हैं, और हमारी अगली त्रुटि है फ्रैंकल त्रुटि। तो मैं शॉर्ट की त्रुटि मिटा देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, यही मैं आपको समझा देता हूं। दूसरी त्रुटि है हमारी फ्रैंकल त्रुटि। तो हमारा क्रिस्टल तो ऐसा ही रहेगा, AB का क्रिस्टल हमारा, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए कि फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है कि एक धनायन अपनी जगह छोड़ के बीच में कहीं घुस जाता है। इसका मतलब इस प्रकार की त्रुटि में जालक के भीतर एक धनायन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर आयनों के बीच की अंतराकाशी रिक्ति में चला जाता है। इसकी वजह से जालक से तो कुछ बाहर नहीं निकला, इसलिए उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से दो हिस्सों में बांट लें, ऐसे बांटे, ऐसे बांटे, ऐसे बांटे, आप पाएंगे कि एक हिस्सा ज्यादा धनावेशित हो गया है, दूसरा हिस्सा ज्यादा ऋणावेशित हो गया है। तो ऐसे में जालक के अंदर ध्रुवण उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से इसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है। परावैद्युतांक बढ़ जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐसे आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जहां धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है, तभी वो बीच में घुस जाता है। ठीक है ना, तो धनायन के समन्वय संख्या यहां कम होती है, धनायन की समन्वय संख्या
कम होती है। एग्जाम्पल के लिए है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसी त्रुटियां जिनमें जालक के भीतर का एक धनायन अपने नियत स्थान को छोड़कर आयनों के बीच की अंतराकाशी रिक्ति में चला जाता है, इसे हम फ्रैंकल त्रुटि के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस त्रुटि के कारण जालक का परावैद्युतांक बढ़ जाता है। तीसरा, यह त्रुटि ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जहां धनायन की समन्वय संख्या कम होती है, अर्थात धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर होता है, धनायन काफी छोटा होता है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि। अब आते हैं हम अगले टाइप की त्रुटि में, जिसको हम कहते हैं अरस समीकरण मिति त्रुटि। अरस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति में क्या अंतर है? रस समीकरण मिति त्रुटि ऐसी त्रुटियों को बोलते हैं जिनमें शॉटकी और फ्रैंकल है आपका, जिनमें त्रुटि के पहले और त्रुटि के बाद आयनों की संख्या का अनुपात स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि मान लीजिए 100 धनायन और 100 ऋणायन होने चाहिए थे, तो 100:100 यानी 1:1। दो दो निकल गए, 98:98 है, अभी भी 1:1 ही है, 98:98। मतलब त्रुटि आने के बाद भी संख्यात्मक अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रस समीकरण मिति त्रुटि है, और वो दो है, शॉटकी और फ्रैंकल। अब हम बात करते हैं अरस समीकरण मिति त्रुटि। ऐसी त्रुटियां जिनमें त्रुटि आने के बाद आयनों के संख्यात्मक अनुपात में बदलाव आ जाता है। यानी मान लो कि 100 आयन थे, एक एक होना चाहिए, एक ही आयन निकला, तो एक 100 रह गया, एक 99। अब अनुपात क्या है? 1:1 नहीं है। तो इस तरह की त्रुटि कहलाएगी अरस समीकरण मिति त्रुटि। इसमें पहला है आपका ऋणायन रिक्ति। तो ऋणायन रिक्ति क्या है, ध्यान से देखते हैं। ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, तो अगर इस क्रिस्टल से किसी कारणवश एक ऋणायन बाहर निकल जाए, अब एक बात ध्यान रखिए, आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं अगर आवेश संतुलित है। आवेश संतुलित यानी जितना धनावेश होना चाहिए उतना ऋणावेश होना चाहिए। अब यहां अगर ऋणायन पूरा बाहर चला जाएगा तो धन की संख्या यहां कितनी है? 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 धन है, 8 ऋण थे। एक चला गया तो बचा कितना? 7 ऋण। ये ठीक नहीं है। आयन को जाना है जाए, आवेश को नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जाता हुआ ऋणायन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी खाली जगह पे छोड़ के जाता है, तो आवेश हमारे पास 8 रहेगा। ठीक है, तो फिर से सुन लें। इस प्रकार की त्रुटि में जालक के भीतर का एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, किंतु जालक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकलता हुआ ऋणायन अपनी खाली जगह में अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है। इसे ऋणायन रिक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी वजह से घनत्व में कमी आती है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब ये बात ध्यान से देखें कि ये जो ऋणायन है ये किसी से बंधा नहीं है, इसलिए जब भी प्रकाश पड़ेगा ये प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाएगा।
और जहां भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है वहां रंग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन युक्त ये जगह जालक को रंगीन करने का काम करती है, जालक में रंग उत्पन्न करती है। इसलिए इसे रंग केंद्र या जर्मन भाषा के शब्द पैरबेजान से लिया गया शब्द एफ केंद्र कहते हैं। एफ शब्द का मतलब है फैर्ब, FARBE, जिसका अर्थ होता है रंग। ठीक है, तो जालक में रंग उत्पन्न हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्ति के कारण, इसलिए इसे एफ केंद्र कहते हैं। तो कैसा कैसा रंग उत्पन्न होता है? अगर सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन निकल जाए तो यह हल्का पीला हो जाता है, यानी पीलापन आ जाएगा आपके नमक में। अगर पोटेशियम क्लोराइड में यही बात हो तो ये बैंगनी रंग आ जाएगा। अगर लिथियम क्लोराइड में यही बात हो तो गुलाबी रंग आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलों में अलग अलग रंग उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि नमक में हल्का पीला रंग उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो वो कारण क्या होगा? एफ केंद्र उपस्थित या ऋणायन रिक्ति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये मत बोल देना कि पीला रंग मिल गया, शुद्धि मिल गई, ना 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 ना, उसका सही कारण क्या है? ऋणायन रिक्ति। अब हम आते हैं अंतराकाशी रिक्ति में अतिरिक्त धनायन। हमारी अगली त्रुटि है अंतराकाशी रिक्ति में अतिरिक्त धनायन, एक्स्ट्रा धनायन है। यह भी अरस समीकरण मिति का ही उदाहरण है। इस प्रकार के क्रिस्टल की, इस प्रकार की त्रुटि में जालक से कुछ अलग नहीं होता है, जालक के आयनों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु जालक के अंतराकाशी रिक्ति में कहीं पर एक एक्स्ट्रा धनायन पाया जाता है, और इस एक्स्ट्रा धनायन के आवेश को संतुलित करने के लिए नजदीक की अंतराकाशी रिक्ति में इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। तो इस तरह की त्रुटि में जालक के अंतराकाशी रिक्ति में आयनों के बीच की जगह में एक अतिरिक्त धनायन पाया जाता है, और उस धनायन के आवेश को संतुष्ट करने के लिए निकटवर्ती रिक्ति में, पास की रिक्ति में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण आप नोटिस करें, जालक का घनत्व घटने की बजाय बढ़ जाता है, जालक का घनत्व बढ़ जाता है। और अक्सर हम क्या करते हैं, इसके कारण भी रंग की उत्पत्ति देखते हैं, क्योंकि यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा जहां भी, वहां क्या होगा? रंग उत्पन्न होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगली चीज जो है वो क्या है हमारी? अगली चीज है धातु न्यूनता दोष। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा संक्रमण धातुओं में। धातु न्यूनता दोष, अगर हम आयरन के ऑक्साइड की बात करें, फेरस ऑक्साइड, तो FeO, इसका सूत्र ये होना चाहिए। ये तब होगा जब, देखते हैं इसको ना, ध्यान से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। अभी हमारे पास 8 धनायन हैं और 8 ही ऋणायन हैं। 8 Fe+2 और O2-, Fe+2, O2-,
अच्छा, यहां क्या गड़बड़ होती है? यहां गड़बड़ जो होती है वो ये होती है कि आयरन परिवर्ती संयोजकता दर्शा सकता है, +2 के साथ साथ +3 भी दर्शा सकता है। अब आयरन, यहां देखो कुल धनायन है 8 और ऋणायन भी है 8, लेकिन कुल आवेश कितना है? 8 दूनी 16 धनावेश है और 8 दूनी 16 क्या है हमारे पास? ऋणावेश है। हर एक आयन पे दो दो धन और यह दो ऋण आवेश है। लेकिन अगर दो आयरन, जैसे ये वाला आयरन Fe+3 हो जाए और ये वाला आयरन भी Fe क्या हो जाए? +3 हो जाए, तो अब हमारे पास आवेश जो है वो दो बढ़ गया, यानी धनावेश कितना हो गया? 18, लेकिन ऋणावेश अभी भी कितना है? 16। तो ऋणावेश को संतुलित करने के लिए एक धनायन बाहर निकल जाएगा, एक +2 आयन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, यानी कि अब यहां से भी 2 कम हो गया, तो ये हो गया +16। तो आवेश तो बराबर हो गया, लेकिन आयनों की संख्या कम हो गई। अब धनायन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, जबकि पहले कितना था? 8। 7 ही धनायन से काम चल जा रहा है। तो अब जो सूत्र है इसमें Fe7O8 है। अब अगर इसको मैं दशमलव में लिखूं तो ये कितना लिखा जाएगा? 0.82 0.86O, इस तरीके से सूत्र लिखते हैं, Fe 0.86O। तो यहां धनायन की संख्या धनायन की संख्या ऋणायन से कम हो जाती है। इसी को अरस समीकरणमिति यौगिक कहते हैं। इसके अलावा ठीक उल्टा, धनायन की जगह आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते, एक्स्ट्रा ऋणायन भी डाल सकते हो और धनायन को बाहर निकाल देना। ये हो गया आपका रस समीकरणमिति त्रुटि और अरस समीकरणमिति त्रुटि।